हाँ फोन सर। आ जाता है ना। ओ अच्छा ठीक। प्लम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सपोज करो कि टू चार्जेज है, एक है Q1 और एक है Q2। बोथ आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस r। इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 है r2। फोर्स जो लगाएगा Q1 Q2 पे, फोर्स ऑन Q2 Q2 Q1, इसका वैल्यू कितना होगा? F1 इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर हो जाएगा r1 to 2। अभी हमको पता नहीं है 1 से 2 के तरफ से ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 जो हो गया Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यूनिट वेक्टर कैसे आता है? जब किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तभी आता है यूनिट वेक्टर। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे r12 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12। और ये भी है r12 1 और 2 के बीच में यहाँ हम लिख सकते हैं r12 डिस्टेंस है स्क्वायर। तो दोनों मिलके क्या हो गया, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12 का क्यूब हो जाएगा और ये वेक्टर हो गया r12। अब हम ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से r12 जो वेक्टर है बिटवीन 1 and 2, ये होगा r2 माइनस r1 होगा। क्योंकि ट्रायंगल लॉ से ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर। तो r2 हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो r2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर r12। इसीलिए जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। हाँ तो सर। पोजीशन वेक्टर गिवन रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा चार्ज का x1 y1। मान लो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2। तो हम यहाँ पे r1 की जगह लिख सकते हैं x1 i प्लस y1 j कैप। इसी तरह से r2 लिख देंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप। r1 r2 निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग r1 r2 सब्ट्रैक्ट करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल के और यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। समझिए ना, ये हो गया तुमको वेक्टर फॉर्म में कूलम। हटा दे। अब सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि सपोज करो कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारा चार्ज है जिसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, ये r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर है q2, r2 पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से n चार्ज जो सिचुएटेड है xy प्लेन में। अब सपोज करो कि यहाँ पे यदि हम एक ओरिजिन पे चार्ज ले लेते हैं कैपिटल Q, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा। r1 यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो 1 से लेके ओरिजिन के तरफ होगा। इसी तरह से 2 जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, 3 लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, n n चार्ज लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, r n o। ये हो गया r3
टुवर्ड्स ओरिजिन, Q से ओरिजिन की तरफ होगा डायरेक्शन। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ। तो क्या होगा कि ये जो नेट फोर्स इस चार्ज पे होगा वो क्या होगा, सभी वेक्टर फोर्स, ये जो फोर्स लगाएगा वो होगा F1, सपोज करो ये फोर्स लगा रहा है F2, ये फोर्स लगा रहा है F3, ये फोर्स लगा रहा है Fn। तो नेट फोर्स क्या होगा, सभी का वेक्टर सम होगा। ये नहीं होगा ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसको ये जो फिर फोर्स लगाएगा, इस दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंडिविजुअल सम के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए प्रोपोजिशन तरफ से क्या कहता है कि नेट फोर्स एट चार्ज due to the system of charges, due to the system of charges is equal to the vector sum of individual force, का वेक्टर सम के बराबर, समझे ना। यानी नेट फोर्स जो होगा, टोटल नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट Fn। फोर्स जो है नेट फोर्स हो जाएगा Q1 Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर, या R1 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे R1 लिख देंगे। ये हो गया यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन हो गया। इसी तरह से डॉट 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 क्या कहां तक जाएगा, Qn तक। यानी इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है सभी में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा। ये हो गया QI बाई RI, I से O के तरफ हो जाएगा स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा I to O। I इक्वल टू क्या होगा, तो 1 से लेकर के I का वैल्यू 1 to n तक होगा। और यहाँ पे I का वैल्यू 1 लेंगे तो ये आएगा Q1 बाई R1 का स्क्वायर। तो ये इसी तरह से Q2 या R वो हटा भी सकते हैं, RI का स्क्वायर हो गया। ये हो गया डायरेक्शन, समझ गया ना, 1 से O के तरफ, इसका होगा 2 से O के तरफ, ओरिजिन के तरफ, 3 से ओरिजिन के तरफ। तो ये हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, समझ गया। हाँ सर। नेट फोर्स क्या होगा बता, इस पे क्वेश्चन है। देखो 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a distance, d. Then find the position of third charge for the equilibrium of the system, or the equilibrium of the system। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाएंगे। एक पॉइंट चार्ज हो गया Q1, एक पॉइंट चार्ज हो गया Q2। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ से थर्ड चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस दी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे रखा गया Q1 से x डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज को रखा गया। ये थर्ड चार्ज है Q,
तो जहां थर्ड चार्ज यहाँ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिन मान लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। अब देखो ये जो फोर्स लगाएगा F1 इधर होगा, ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस d है। तो ये जो फोर्स लगाएगा F1 इसका डायरेक्शन इधर होगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा F2। लेट Q बी द पॉजिटिव चार्ज, थर्ड चार्ज है Q। Q इसका तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए ये जो लगाएगा फोर्स F1 कितना होगा, कूलम्ब्स लॉ से Q1 Q बाय हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया I कैप, इधर का डायरेक्शन, और F2 का डायरेक्शन किधर होगा, Q2 Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस I कैप होगा, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है तो माइनस I कैप होगा। देखो तो फॉर द इक्विलिब्रियम क्या होगा, for the equilibrium of the system, for the equilibrium of the system, net force हो जाएगा F1 plus F2 should be 0। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, Q कॉमन ले लेते हैं by 4 pi epsilon naught, तो ये हो गया Q1 by x स्क्वायर, और इसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा Q2 by d माइनस x का होल स्क्वायर I कैप इक्वल टू 0 होगा। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स शुड बी 0। सर वो माइनस कैसे हुआ वहां पे? माइनस इसलिए हो गया कि एक चार्ज जो है ना Q1 है और Q2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और ये थर्ड चार्ज यहाँ मान लिया है, ये डिस्टेंस x लिए है, तो ये डिस्टेंस होगा ना d माइनस एक्स। हाँ सर। तो थर्ड चार्ज का डिस्टेंस हो गया सेकेंड चार्ज से d माइनस एक्स होगा, d इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। यहाँ पे देखो इसको उधर ले जाएंगे तो Q1 by x स्क्वायर ये हो जाएगा Q2 by d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया Q1 by x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा d माइनस x by x, और ये हो जाएगा Q2 by Q1 होल स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, समझे। हाँ सर। अब इसको लिख सकते हैं d बाई एक्स, ये हो गया माइनस एक्स बाई एक्स 1 हो गया, d बाई एक्स माइनस 1 इसको लिख सकते हैं d बाई एक्स माइनस 1 हो गया रूट q2 बाई रूट 1, इसको लिख सकते हैं d बाई एक्स इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 1 प्लस 1, ये हो गया रूट 1 प्लस रूट q2 बाई रूट q1 हो गया d बाई एक्स, तो x इज इक्वल टू हो गया रूट q1 बाई रूट q1 प्लस रूट q2 इनटू d हो गया, समझ गया ना। मैं यही रिजल्ट आया कि x इज इक्वल टू फर्स्ट चार्ज से जो डिस्टेंस पूछेगा, थर्ड चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्ज, तो जो चार्ज से डिस्टेंस पूछेगा उसको ऊपर में रखना है, रूट q1 बाई हो गया रूट q1 प्लस रूट q2 इनटू d। मैंने कहा मैंने ये है कि q1 एंड q2 चार्ज है ना, थर्ड चार्ज का पोजीशन फाइंड आउट करना है q1 से, q1 से निकालना है तो लिख देंगे रूट q1 बाय रूट q1 प्लस रूट q2 इनटू d, ये हो गया x। और सेकंड चार्ज से डिस्टेंस पूछेगा, ये हुआ फ्रॉम फर्स्ट चार्ज, फ्रॉम सेकंड चार्ज होगा q2 से डिस्टेंस पूछेगा d माइनस एक्स, तो ऊपर में क्या लिखेंगे रूट q2 बाय रूट q1 बाय रूट q2 इनटू d, डायरेक्ट लिख देंगे तो आ जाएगा, समझ गया। यानी एक चार्ज रहेगा 4 माइक्रोकूलम और एक रहेगा 16 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, तो पूछ देगा
4 कूलम से थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या होगा? तो x इक्वल टू √4 लिख देंगे और रूट हो जाएगा 4 प्लस √16 इंटू 10 जो हो गया 2 बाय ये हो गया 6 इंटू 10 एंड 10 बाय 3 हो जाएगा। हो गया ना? अब है कि जब दो चार्ज है तो टू चार्ज में एक यदि पॉजिटिव होगा और एक चार्ज निगेटिव होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। मान लो कि ये है Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज। अब हम थर्ड चार्ज का पोजीशन फाइंड आउट करना है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो क्या होगा यदि हम थर्ड चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो कभी भी इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा। अब हम इस सिचुएशन में यदि थर्ड चार्ज पॉजिटिव है तो उसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा? आउटसाइड, बाहर रखना पड़ेगा दोनों साइड। तो मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और थर्ड चार्ज को रखा गया है यहाँ से x डिस्टेंस पॉइंट p पे। तो फिर यहाँ पे x एक्सिस y से ड्रॉ कर देंगे, समझ में? तो अब देखो ये जो माइनस q चार्ज है ये यहाँ पे हमको निकालना है थर्ड चार्ज का पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा F2 फोर्स से। समझ में? हाँ सर। हाँ उम्र सुना। चलो तो ये जो होगा नेट फोर्स F1 का वैल्यू इस सिचुएशन में क्या होगा? F1 फोर्स ऑन थर्ड चार्ज Q2 Q1 के कारण कितना फोर्स होगा? तो ये हो जाएगा Q1 Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर होगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा तो ये होगा इधर खींच रहा है तो माइनस आई कैप होगा और F2 का जो वैल्यू होगा F2 कितना होगा? Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना? तो ये डिस्टेंस x d है माइनस डी। ये होगा हाँ F2 इक्वल टू यहाँ से डिस्टेंस लेंगे x माइनस d होगा एकदम सही का होल स्क्वायर, ये आई कैप होगा। फिर फॉर इक्विलिब्रियम के लिए फिर क्या करेंगे? टोटल सम 0 कर देंगे फिर इक्वेट कर देंगे तो वही सेम चीज आ जाएगा, सिर्फ आएगा क्या? फॉर इक्विलिब्रियम x फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 0। अब तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो फिर यही ना होगा Q1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा Q2 बाय x माइनस d का होल स्क्वायर आएगा। ऐसा समझ में? हाँ सर। यहाँ हम लिखेंगे x माइनस d बाय x इक्वल टू रूट Q2 बाय रूट Q1। तो ये हो गया 1 माइनस d बाय x इक्वल टू 2 बाय रूट Q1 होगा। ये हो गया d बाय x इक्वल टू 1 माइनस बाय रूट Q1। तो ये हो गया रूट Q1 माइनस रूट बाय रूट Q1। ये हो गया d बाय x। तो x इज इक्वल टू होगा रूट Q1 बाय रूट Q1 माइनस रूट आ जाएगा ना।
सेम चीज होगा, सिर्फ नीचे में क्या होगा, माइनस साइन होगा और सब कुछ सेम रहेगा। ये ध्यान देना है, चार्ज के साइन पे भी तुमको ध्यान देना होगा कि दोनों का साइन क्या है, सिमिलर है कि अलग अलग है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अब समझ गया, यदि बाहर रखना होगा तो नीचे में क्या होगा, माइनस, और यदि बिटवीन टू चार्ज, पॉइंट चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज को रखना होगा इक्विलिब्रियम के लिए, यदि बीच में है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो क्वेश्चन तरह रहेगा, फोर पॉइंट चार्जेस are placed at the four corners of a square of side length of side a meter. Find the force at any one charge due to the other charge. तो ये भी सुपरपोजिशन का ही है क्वेश्चन। अब ये 4 पॉइंट चार्ज है, ये भी क्यू है, तो यहाँ पे किसी एक पे जिस पे हमको फोर्स निकालना होगा वहां पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ऐसा में ये हो गया तुम्हारा इक्वल चार्ज, ऑल चार्जेस आर इक्वल एंड साइड लेंथ है इन मीटर, and we have to find the force at any one charge. Suppose find at this charge net force, we have to find, we draw x and y at this charge, and ये हम यूज कर लिए, ये ओरिजिन है। अब देखो ये जो फोर्स लगाएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, सपोज करो F1 है, ये जो फोर्स लगाएगा इसका डायरेक्शन F2 है, और ये जो लगाएगा फोर्स उसका डायरेक्शन इधर है F3। अब ये तीनों इंडिविजुअल फोर्स का सम हो जाएगा, फैक्टर सम सुपरपोजिशन कर, नेट फोर्स जो होगा क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा। 3 वेक्टर्स है, तीनों वेक्टर का सम होगा, लेकिन यहाँ पे 2 वेक्टर जो है F1 और F2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन ये अनइक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये A है और ये A है, तो कितना होगा, √2 है, तो इसका डिस्टेंस अलग है तो फोर्स भी F3 अलग होगा, लेकिन ये दोनों सेम होगा। तो इसको दो मेथड से बना सकते, एक वेक्टर मेथड से यदि बनाते हैं, शॉर्टकट मेथड है कि इस दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही ना होगा, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे। जब 2 वेक्टर्स का टेल एक जगह मिलता हो तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम से ये क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो नेट फोर्स जो होगा रिजल्टेंट F2 और F1 का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा तुमको रिजल्टेंट फोर्स F² प्लस F², क्योंकि F1 और F2 F मान लिए हैं, तो F² प्लस F² और 90 डिग्री है तो A² प्लस B² जो भी cos थीटा, तो थीटा 90 है तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ यही रहेगा। और इसका जो डायरेक्शन है F3 का, इसी के डायरेक्शन में है, तो उसको सीधा ऐड कर देंगे, F हो गया, तो कितना हो गया, √2F प्लस F3, √2F
एफ का वैल्यू कितना होगा, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर हो जाएगा। और F3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस √2 का स्क्वायर तो 2A स्क्वायर हो गया ना, यानी हो गया। तो Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर दोनों में है ना, तो कॉमन आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, √2 बचेगा, इस F3 में 1/2 यही आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का। समझ गया ना। हाँ सर। क्या है, अब नेक्स्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम बन जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज और देखना है कि देखो सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन ये नहीं पढ़ा है, लेकिन सिमिलर चार्ज के बीच में अट्रैक्शन भी होता है। समझ गया। If Q1 is greater than Q2, very greater than Q1 is very greater than Q2, then Q1 telling that then force between them will be attractive। ये चार्ज जो है इस पे चार्ज है Q1 चार्ज, इस पे चार्ज है, इस पे Q2 मान लेते हैं, स्मॉल चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है Q1। अब क्या करेगा, ये जो फोर्स लगाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये फोर्स इस पे चार्ज ज्यादा अमाउंट में है, तो इस क्या करेगा, जितना प्रोटॉन है ये खींचना चाहेगा ना, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जो भी डिफरेंट ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन, उसको खींचना चाहेगा क्योंकि ये ग्रेटर चार्ज है, तो सभी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसके सामने में क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। समझिए। और जितना प्लस चार्ज है उसको रिपेल कर देगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये इसको निगेटिव हो गया तब अट्रैक्ट करेगा ना, खींचना शुरू कर देगा। इसीलिए याद रखना है कि जब टू चार्ज में एक चार्ज का अमाउंट वेरी लार्जर देन होगा अदर चार्ज से, तो दोनों के बीच में पूछेगा अट्रैक्शन होगा रिपल्सन, तो अट्रैक्शन होगा। समझ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखते हैं सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज करो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, smallest amount of charge which is used to test the presence of surrounding charges। So yeah, presence of surrounding charges के presence को हम लोग टेस्ट करते हैं with the help of test charge। इसीलिए कि हम पढ़ा चुके हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज का। तो यदि चार्ज हम ज्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है,
ये उससे डाइवर्ज होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन उससे डाइवर्ज होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन डाइवर्ज होगा तो सराउंडिंग चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो उसके सराउंडिंग में कोई चार्ज रहेगा नहीं, तो टेस्ट किसका करेगा। तो सराउंडिंग चार्ज का पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो, नहीं मेंटेन रहे उसका पोजीशन, इसीलिए लिया जाता है टेस्ट चार्ज का स्मॉलेस्ट अमाउंट लिया जाता है, समझिए ना। फील्ड जब भी हम कहते हैं फील्ड, तो फील्ड का मीनिंग होता है उसका एक रीजन होता है जहां तक एक्सपीरियंस किया जाता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जैसे ये हॉट रॉड है, अब हॉट रॉड है, उसको ले जाएंगे किसी के बॉडी के पास, तो दूर से ही सेंसेशन हो जाएगा कि कुछ हॉट चीज आने वाला है, संपर्क में आ रहा है, टच करने वाला, चिप लेगा। तो जहां तक वो हीट महसूस किया, जितना रेंज में वो हो गया उसका इनर फील्ड हो गया, नहीं हीट एनर्जी का फील्ड हो गया। उसी तरह से कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ कोई भी टेस्ट चार्ज जो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस रीजन में, वहां तक उस चार्ज के कारण क्या होगा, फील्ड होगा। वैसे मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। इसीलिए देखो, अब ये मान लो सपोज करो ये क्यू चार्ज है, अब इसके कारण किसी पॉइंट पी पे हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज होगा। लेकिन इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे तभी ना पहुंचेगा जब यहाँ वाला चार्ज क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नहीं तभी ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। यदि यह चार्ज बड़ा ले लेंगे तो इससे भी फील्ड लाइन डाइवर्ज होगा, तो इस वाले चार्ज को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो इसके कारण इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा वो नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे हम एक एज्यूम कर लेते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जब ये लेते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो नेग्लिजिबल है, उससे जो डाइवर्ज होगा फील्ड लाइन वो नेग्लिजिबल होगा। यानी सराउंडिंग चार्ज जो है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इसीलिए वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए तुम जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेगा तो उसमें तुमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन में लिमिट लगा हुआ रहेगा, Q टेंड्स टू 0 F बाई Q, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए कि जब तक यह टेंड्स टू 0 नहीं होगा, ये टेस्ट चार्ज नहीं, तब तक किसी भी अदर सराउंडिंग चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे फील्ड पहुंचेगा ही नहीं लाइन। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तभी डिफाइन होगा जब Q क्या होगा, ये टेंड्स टू 0, यानी force experienced by per unit test charge is called electric field। समझे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल डेफिनेशन यही हुआ। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हो गया F बाई Q नॉट। Q नॉट क्या है, यहाँ टेस्ट चार्ज, समझे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया the electrostatic force experienced by per unit test charge is called electric field। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो इंटेंसिटी। वैसे इंटेंसिटी और फील्ड बोथ आर सेम। अब देखो, अब सपोज करो कि एक्स वाई प्लेन है, अब इसमें बहुत सारा चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q1 Q3 Q4 नहीं Qn, एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्स वाई प्लेन में बहुत सारा पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको किसी पॉइंट पे निकालना है, टेस्ट करना है सराउंडिंग चार्ज को कि है कि नहीं, तो क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे सपोज करो। अब क्या करेगा, ये जो है किसी भी सराउंडिंग चार्ज, जितना भी सराउंडिंग चार्ज है उसके पोजीशन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो क्या होगा, तो जो सराउंडिंग चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंड करेगा इसके ऊपर, इसके कारण भी फोर्स लगेगा, इसके कारण भी फोर्स लगेगा, इसके कारण जितना भी सराउंडिंग चार्ज है सभी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होगा, मान ले कि ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, ये R3 डिस्टेंस पे, ये Rn डिस्टेंस पे है, सपोज करो।
तो ये क्या होगा, फोर्स जो होगा ना, नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज होगा, तो क्या होगा, तो फोर्स होगा ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये ओ का मतलब हुआ टेस्ट चार्ज। इसी तरह डॉट डॉट क्या होगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज। अब दोनों तरफ यदि हम Q से डिवाइड कर देते हैं, Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया ना, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लाइक द सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, डॉट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज। नहीं हो गया है समझ में? हाँ सर। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज, हम यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसके कारण हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ये r डिस्टेंस पर F इज इक्वल टू होगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो फोर्स ऑन जाएगा Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू, सीधे r रहने देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा, F बाय Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये Q नॉट कट गया तो कितना होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिंगल चार्ज हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेंगे, तब फिर दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, या फोर्स से निकाल लेंगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो फील्ड निकल जाएगा। रिवर्स प्रोसेस में भी जा सकते हैं, ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वजह से निकाले, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसका क्या प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइन सबसे पहले देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन always arise from positive charge, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज हो गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी arise from positive charge and ends on कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। आगे समझे, सेकेंड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऑलवेज ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव से अराइज होगा और नेगेटिव पे क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज को हम लोग कह सकते हैं सिंक चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, सिंक चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज।
इज द सोर्स ऑफ फील्ड लाइन। और यार एक प्रॉपर्टी ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अराइज होता है पॉजिटिव चार्ज से, इंड्यूस होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन move from high potential to लो पोटेंशियल। यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है और 2 पॉइंट है P एंड Q, तो कहेगा कि पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा है, P पे ज्यादा है कि Q पे ज्यादा है? P पे हुआ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को P से यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो P ग्रेटर देन होगा Q, क्योंकि लिख दिया है फील्ड लाइन मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन do not pass through a conductor। समझा? किसी भी कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर सकता। यानी कोई कंडक्टर यहाँ पे रख दिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चला जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पास नहीं करेगा। समझिए? ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से चला जाएगा, साइड से चला जाएगा, यहाँ तक पहुंचते हुए दिखाई देगा, निकलते हुए नहीं निकलेगा, इसके अंदर से पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं करता होगा। नहीं, क्यों नहीं करता होगा? तो देखो, इसीलिए हम यहीं तक दिखाते हैं, इसके अंदर में नहीं दिखा सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं जा सकता है अंदर? जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसी कंडक्टर को हम रख देंगे, देखो क्या होता है इसके अंदर, ये कंडक्टर है, ओके। अब कंडक्टर के अंदर क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये हम यहाँ पे कंडक्टर को रखेंगे तो ये जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं निगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंक कर जाता है ना, उल्टा आएगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ गया? तो इसीलिए जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझा? सभी इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन, और जितना प्रोटॉन है होल वो क्या करेगा? इधर रिपेल कर देगा। अब मान लेते हैं बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है? E नॉट है। तो जितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अगेंस्ट में क्रिएट कर देगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में E नॉट। तो यार इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, क्रिएट हुआ है, अराइज हुआ है, उसका स्ट्रेंथ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इक्वल हो गया। तो इसीलिए जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अंदर नहीं जाने देगा। समझिए? इसीलिए किसी भी कंडक्टर, लेकिन यही इंसुलेटर रहता तो पास कर जाता, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर के अंदर में क्रिएट होता उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का होता, इसीलिए पास कर जाता। क्योंकि उसमें जो एटम्स होगा इंसुलेटर में वो पोलराइज्ड हो जाएगा,
इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव, लेकिन टोटल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन नहीं होगा, कुछ का होगा, इसीलिए चार्ज का वैल्यू कम रहेगा, इसलिए पास कर जाएगा। सर इसमें अंदर में जो डेवलप हुआ है वो एक बार और समझा दीजिए ना। आप समझा देते हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे कंडक्टर है ना, तो इसके अंदर जितना भी एटम होगा, देखो कोई भी एटम है न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ, देखो हम लोग कह देते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि when the center of mass of positive charge and the center of negative charge coincides to each other, then atoms are called in neutral form। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे इसको, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज जो होगा उस पे फोर्स इधर लगा देगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट में लगा देगा, यानी स्प्रिंग को जैसे खींचते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सब क्या करेगा, उसको सेपरेट करने का कोशिश करेगा, जिस कारण से क्या होगा, तो ये यदि कंडक्टर है तो उसमें तो टाइटली बॉन्डेड रहता नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तुरंत इस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे इस कंडक्टर को, तो जितना इलेक्ट्रॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा देगा, जितना इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और जितना प्रोटॉन है उसको फोर्स लगा देगा, इधर फिर सेंड कर देगा, समझ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देगा, इस कारण से इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंक कर जाता है, तो इधर तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो इसमें सिंक कर जाएगा और यहाँ से निकलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ई नॉट, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी कंडक्टर के अंदर भी डेवलप हो जाता है, इस कारण से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास नहीं करने देगा, ऐसा में। हाँ सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेक्स्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज डाइवर्ज और कन्वर्ज normally on a surface। ओके, यदि कोई सरफेस है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मली अराइज होगा 90 डिग्री के एंगल पे, ये सरफेस है, तो इससे 90 डिग्री के एंगल पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज करेगा। यदि निगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, पहुंचेगा 90 डिग्री पे, तो किसी भी चार्ज सरफेस से डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली, समझ गया ना, ऑलवेज नॉर्मली। अब है कि नेवर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन intersect to each other, intersect to, ठीक है, कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो यस, क्योंकि एक दूसरे को इलेक्ट्रिक कंप्रेशन कंप्रेस करता है, इसीलिए वो क्या होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है,
ऐसे बेंड हो जाए, इलेक्ट्रिक कंप्रेशन इसको कर, कट नहीं करेगा एक दूसरे को, क्या समझ में? हाँ सर। इसके बाद है वन टेंजेंट, वन टेंजेंट represents the one direction, represents the direction of one electric field. One tangent represents the direction of one electric field line. मतलब ये हुआ, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज होता है, इस पे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा एक टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को शो करेगा, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट डायरेक्शन को शो करेगा, इसलिए एक टेंजेंट एक ही फील्ड लाइन के डायरेक्शन को शो करेगा, दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकता, क्योंकि एक पॉइंट से केवल एक ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, समझिए ना? इसके बाद है electric field lines is a continuous line. Electric field line is a continuous line. ऐसा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस लाइन होगा, यदि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है ना? तो ये इसको हम डिसकंटिन्यूअस नहीं कर सकते, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये कंटिन्यूअस लाइन है, यानी हर एक पॉइंट पर, यदि इस पॉइंट पर वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F/Q होता है, न्यूटन पर कूलम, तो इस पे यदि 2 न्यूटन पर कूलम है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम होगा, कंटिन्यूअस लाइन। अब कहेगा कि क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा, तो क्या होगा? सपोज करो कि यदि डिसकंटिन्यूअस हो गया, किसी एक पॉइंट पर हम कट कर दिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट इसके ऊपर भी। तो क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर 2 डायरेक्शन हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है, इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, जब भी होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जब भी डिसकंटिन्यूअस होगा तो 2 डायरेक्शन का फॉर्मेट 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ऐसा में, इसीलिए हमेशा कंटिन्यूअस लाइन। नहीं इसका जब कहेगा कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इसके पीछे रीजन क्या दे सकते हैं? दो तरह से आंसर दे सकते हैं कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, समझिए, यदि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो क्या होगा कि एक टेंजेंट हम देखो ऐसे इसके लिए शो कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके लिए, तो क्या हो गया कि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट इफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन वी क्या होगा यहाँ पे? वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट, समझिए ना? that which is impossible, so never two electric field lines will intersect to each other, समझिए ना? जब ये कट करेंगे तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। एक आंसर हम ऐसे भी दे सकते हैं, एक आंसर, इसलिए डिफरेंट बुक में डिफरेंट आंसर रहता है, 2 टाइप से रहता है, किसी में इस तरह से, किसी में तुमको ऐसा भी मिलेगा
ये अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टच टू ईच अदर, टच कर गया है। तो जब भी टच करेगा तो उस टचिंग पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या लिखाए हैं कि वन टेंजेंट एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पर एक टेंजेंट इस फील्ड लाइन के डायरेक्शन को यही टेंजेंट शो कर रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को भी यही टेंजेंट शो कर रहा है। तो जब ये टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टच टू ईच अदर, then one tangent represents the two direction of electric field, which is impossible. A third, so never two electric lines will intersect each other. ऐसा में इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं इसका। उसके बाद हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्जेंस in the surrounding with the speed of light, with the speed of light, तो है ना, लाइट के स्पीड से मूव करता है। इसीलिए यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है ओरिजिन पे और यहाँ पे यदि हम एक टेस्ट चार्ज रख आर डिस्टेंस पे, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहुंचेगा फील्ड लाइन, इसके कारण कितना सेकंड के बाद पहुंचेगा, आर बाय सी सेकंड के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुरंत फोर्स लगा देगा, टाइम कुछ लेगा नहीं। ये सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्जेस द सराउंडिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फील्ड लाइन depend on the amount of charge, समझे, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, समझे। It depends on the medium, समझा, ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। If the distance between two consecutive electric field lines are constant, then it is called uniform electric field, समझा। यदि इस तरह का है और यहाँ पे एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू P पॉइंट पर और Q पॉइंट पे क्या होगा। तो ये यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस इक्वल है। यदि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q पॉइंट पे होगा। दोनों पे इक्वल होगा मैग्नेट, है समझ में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। If the distance between two consecutive electric field lines is not constant, then it is called non-uniform electric field. सपोज करो इस तरह का है, अब यहाँ पे एरिया लेंगे तो क्या होगा, और एक एरिया यहाँ पे लेते हैं, इतना ही बड़ा एरिया यहाँ भी लेते हैं, समझ गया। Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर एरिया जो होगा P पे, वो ग्रेटर हो गया ना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर एरिया Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, P पे ज्यादा होगा Q से, है समझ में। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है समझ में। तो ये सारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
लेकिन कभी कभी फील्ड में मतलब क्या होता है? क्या सर यूनिफॉर्म फील्ड में पी और क्यू पे दोनों पे इक्वल होगा ना? हाँ, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, वही बता रहे हैं। और पोटेंशियल चेंज हो जाता है बस। हाँ, सिर्फ पोटेंशियल अलग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक है हाई सर। पोटेंशियल से जाता है लो के तरफ, इसीलिए पी पे ज्यादा होगा, क्यू पे कम। एकदम सही कहा। ठीक है सर। और नॉन यूनिफॉर्म में पी पे ज्यादा होगा, अभी क्यू पे ज्यादा, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा क्यू पे रेस्पेक्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड एंड पॉइंट एरिया ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब है कि एक कभी कभी देखो परपेंडिकुलर, जैसे अब यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया है, परपेंडिकुलर अराइज होता है नॉर्मली, लेकिन जो एज पे है उसके कारण क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। इसको कहा जाता है एज इफेक्ट। जो चार्ज किसी एज पे होगा, बॉडी के एज पे, वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज करेगा तो बेंड कर जाएगा, नॉर्मल में जाएगा, तो उसको कहा जाता है, अब ये क्या है, नोट है, एज इफेक्ट। इट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। समझे? हाँ सर। ठीक है, तो कल हम इस पे न्यूमेरिकल सब फिर बताएंगे, बहुत सारा मीडियम से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टी से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है।